तो अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी की टीचिंग्स हमारे एथिक्स के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। चाहे इन्होंने बात की हो 7 डेडली सिंस की, जो पब्लिश हुई यंग इंडिया के अंदर 1925 में, चाहे गांधी तैलिस्मा हो, या फिर जितनी भी कोटेशंस जो गांधी जी ने दी हैं वो सभी की सभी बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे पेपर के लिए। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे सत्याग्रह क्या है, जिसको गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया करते थे, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट किया करते थे। वैसे तो सत्याग्रह के बारे में सभी को पता है, लेकिन एक्चुअल में सत्याग्रह जिसको गांधी जी प्रमोट किया करते थे वो है क्या, उस चीज़ को हम देखने वाले हैं। और सबसे लास्ट में हम देखने वाले हैं सदी के एक महानायक डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में, और इनकी क्या टीचिंग्स रही हैं जिनको हम एथिक्स के पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो गांधी और अम्बेडकर के साथ एक क्वेश्चन हमेशा जुड़ा रहता है जब भी इनकी बात होती है, वो है गांधी वर्सेस अम्बेडकर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से हैंडल करने वाले हैं, चाहे वो इंटरव्यू में पूछा जाए या फिर मेंस के अंदर। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे वर्सेस किसी के बारे में पूछा जाता है तो किस तरीके से हम उनको हैंडल करने वाले हैं, तो ये भी इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बाय गांधी जी। तो आगे बढ़ने से पहले हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं इनके बारे में। इनका बर्थ हुआ 2 अक्टूबर 1869 में इन अ वेरी वेल इस्टेब्लिश्ड बोथ इकोनॉमिकली एंड सोशली बोथ वेल इस्टेब्लिश्ड फैमिली, बिकॉज हिज फादर वॉज ऑन द पोस्ट ऑफ दीवान ऑफ पोरबंदर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इनको असासीनेट कर दिया गया ऑन 30 जनवरी 1948 बाय नाथुराम गॉडसे इन बिरला हाउस दिल्ली। फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात करें तो हम सभी जानते हैं कितना इम्पॉर्टेंट इनका रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल को गाइड करने में। चाहे स्टार्ट करें चंपारण सत्याग्रह से, अहमदाबाद मील स्ट्राइक हो, खेड़ा सत्याग्रह हो, रॉलेट एक्ट की बात रही हो, रॉलेट सत्याग्रह जो इन्होंने उसके बाद चलाया, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रहा हो, या फिर डांडी मार्च रहा हो, क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड ऐसे बहुत सारे इवेंट जहाँ पर गांधी जी का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे एथिक्स के पेपर के लिए इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। हमारे लिए जो रेलेवेंट है डायरेक्ट उसके ऊपर आते हैं। उनमें सबसे पहले आता है 7 डेडली सिंस, जिनके बारे में गांधी जी ने मेंशन किया यंग इंडिया के अंदर 1925 में। अब इनको हम यूटिलाइज़ करने वाले हैं जहाँ कहीं भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रहेंगी केस स्टडी के अंदर, जब हम सॉल्यूशन कोई भी प्रोवाइड करवाएंगे, या फिर ऐसे कोई भी क्वेश्चन जहाँ पर आपकी ओपिनियन मांगी जा रही हो, या एक अच्छा सॉल्यूशन जहाँ पे हमें रखना हो, तो इनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनकी जो 7 डेडली सिंस हैं उनमें सबसे पहले अगर वेल्थ विदाउट वर्क की बात करें, इन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी वेल्थ जहाँ पर बिना काम के अगर वेल्थ इकट्ठी की गई है तो एक पाप के समान, एक सिन के समान है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने रखा है, अगर करप्शन से रिलेटेड कोई आपके पास केस स्टडी हो या फिर क्वेश्चन हो तो आप इसको इस तरीके से बहुत अच्छे से एंड कर सकते हैं कि गांधी जी ने भी वेल्थ विदाउट वर्क को एक डेडली सिन की तरह देखा है। तो इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस। अब जैसे ड्रग्स होता है, किसी को आदत हो जाती है ड्रग लेने की, अल्कोहलिज्म की, या फिर एक तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट भी आप इस चीज़ के अंदर रख सकते हैं जहाँ पर प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस है, तो उसको भी डेडली सिन कहा है महात्मा गांधी जी ने। सेम एज इट इज़ अगर कहीं पे नॉलेज विदाउट कैरेक्टर की बात होगी, साइबर क्राइम अगर एग्जाम्पल लें, अगर इस तरीके की केस स्टडी आती है तो इसको आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो सॉल्यूशन के अंदर, या फिर फाइनली कंक्लूड करते टाइम। वो आपको खुद अपने हिसाब से देखना पड़ेगा किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज़ करने वाले। सेम एज इट इज़ कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, जब आप डिसीव करते हैं कस्टमर्स को अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। फिर उसके बाद साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी के एग्जांपल जैसे किडनी रैकेट, आमतौर पर जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर हैं फिर भी वो इस तरीके की इमोरल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होते हैं, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। इस तरीके से आप इस सीन को भी वहाँ कोट कर सकते हैं। अब रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, वैसे अगर इसको एनालाइज करते हैं तो कई सारे थिंकर्स इसको कहते हैं कि महात्मा गांधी जी रिलीजन को एक तरीके से धर्म की तरह देखते थे। रिलीजन को धर्म, और धर्म उनके लिए था ड्यूटी। लेकिन अगर आप रिलीजन की तरीके से इसको देखोगे तो यहाँ पर रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस की अगर बात होगी तो वहाँ पर आप कहोगे कि गांधी जी उस धर्म को या फिर उस इंसान को जो अपने आप को धार्मिक कहता है, अगर वो अपनी ईगो को ही सेक्रीफाइस नहीं करता, अपने आप को ही पीछे नहीं रख पाता, तो वो एक तरीके से सिन है। वो धर्म भी सिन है जहाँ पर आप अपनी ईगो को अभी तक नहीं ख़त्म कर पाए हो।
तो इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, जहाँ पर भी करप्ट पॉलिटिशियंस का आपको केस स्टडी मिले या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो वहाँ पर इसको बहुत ईजिली कोड कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 7 डेडली सिंस, किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं गांधीयन तैलिस्मा क्या था। अब गांधीयन तैलिस्मा जो है वो गांधी जी देते हैं जब टू रिजॉल्व एथिकल डायलेमा या फिर किसी भी कन्फ्यूजन के अंदर आप फंस जाओ तो किस तरीके से आपको उस कंडीशन में डिसीजन लेना है। वैसे तो अमूमन ये सभी को पता होगा, बट मैं एक बारी फिर से इसको इन शॉर्ट बता देता हूँ। गांधी जी गांधीयन टेलिस्मा में कहते हैं कि वैन एवर यू आर इन डाउट और वैन द सेल्फ बिकम्स टू मच, जब भी आप किसी कन्फ्यूजन में हो या फिर बहुत ज़्यादा आपके अंदर ईगो या फिर सेल्फ स्टीम आ जाए, तो उस कंडीशन में आप हमेशा रिकग्नाइज़ करो सबसे गरीब इंसान को जो आप आज तक आपने अपनी लाइफ में देखा हो, चाहे मैन हो चाहे वुमन हो, और फिर जो आप स्टेप लेते हो ये दिमाग में रख के वो स्टेप लो कि क्या आपके स्टेप से उस इंसान को मदद होगी या नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपनी एथिकल डायलेमा को या फिर कन्फ्यूजन को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये गांधीयन तैलिस्मा था, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर आपको लगे कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके बाद गांधी जी की कोटेशंस, तो सारी की सारी कोटेशंस जो गांधी जी ने दी हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप उनको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो इन जीएस पेपर्स एज वेल। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जो इनकी एक कोटेशन ली है वो ये है कि योर बिलीफ बिकम्स योर थाट। जो आप बिलीव करते हैं वो आपके थॉट बन जाते हैं, एंड योर थॉट बिकम्स योर वर्ड्स बिकम्स योर एक्शंस बिकम योर हैबिट्स, एंड योर हैबिट बिकम्स योर वैल्यूज़, एंड फाइनली योर वैल्यूज़ बिकम्स योर डेस्टिनी। तो ये बहुत अच्छा कोटेशन मुझे लगता है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारी कोटेशन जो गांधी जी ने दी आप उनको एक बारी पढ़ लीजिए कहीं से भी इंटरनेट के सोर्स से, और उसको एक जगह इकट्ठा करके उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था कोटेशंस के बारे में। अब फाइनली देखते हैं सत्याग्रह। एक हल्का सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि गांधी जी जो सत्याग्रह की बात करते थे वो एक्चुअली में है क्या। जस्ट वेट अ मिनट। तो एज पर गांधी जी इन वेरी सिंपल वर्ड्स, सत्याग्रह है टू चेंज द हर्ट एंड माइंड ऑफ ओपोनेंट थ्रू सेल्फ सफरिंग। सेल्फ सफरिंग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वर्ड है, की वर्ड है। आप इसको अगर 2 वर्ड में भी कहें तो ये एक तरीके से पैसिव रेजिस्टेंस है, यानी कि आपको किसी चीज़ को रोकना है लेकिन पैसिवली यहाँ पर इसका मतलब है विदाउट यूजिंग एनी फोर्स और फिजिकल फोर्स, यानी कि सेल्फ सफरिंग के द्वारा। ओपोनेंट जो आपका प्रतिद्वंदी है, आपके जो अगेंस्ट खड़ा है कोई व्यक्ति, टू चेंज द हर्ट एंड माइंड ऑफ दैट पर्सन बाय सेल्फ सफरिंग। तो ये था उनका सत्याग्रह। अब आप इसी चीज़ को नॉन वायलेंस के साथ भी रिलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। गांधी जी नॉन वायलेंस को भी प्रमोट किया करते थे। तो नॉन वायलेंस में वो कहते थे कि चाहे वायलेंस एक्टिव हो या फिर पैसिव हो, वो दोनों के अगेंस्ट थे। अब एक्टिव पैसिव आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। एक्टिव जहाँ पर फिज़िकली आप वायलेंस कर रहे हों, वॉर हो, फिज़िकली किसी को अब्यूज़ कर रहे हो, या फिर पैसिवली का मतलब यहाँ पर अगर आप किसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हो बाय वर्ड्स, ह्यूमिलिएट कर रहे हों या फिर किसी को इन्फीरियर दिखा रहे हो, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस कर रहे हो, इनजस्टिस कर रहे हो, इनइक्वालिटी प्रमोट कर रहे हो, तो पैसिव वायलेंस हुआ। और एक्टिव वायलेंस जो आप फिज़िकली वायलेंस करते तो इन दोनों के अगेंस्ट थे। तो यानी कि नॉन वायलेंस जो था उनका वो एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप के वायलेंस के अगेंस्ट था। तो ये था सत्याग्रह और नॉन वायलेंस जिसको गांधी जी प्रमोट किया करते थे। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं गांधी जी के बारे में, चाहे बात करें कि वो इंग्लैंड गए, वहाँ पे उन्होंने जाके लॉ की, फिर वापस इंडिया आए, फिर बॉम्बे राजकोट में प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद वापस साउथ अफ्रीका गए, फिर वहाँ पे जो इन्होंने किया सत्याग्रह, वहाँ से एक तरीके से इंसेप्ट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने फोइनिक्स आश्रम स्टार्ट किया, टॉल्स्टॉय फॉर्म बनाया, बहुत सारे वीकली या फिर बुक्स बहुत सारी लिखी, हिंद स्वराज की बात करें, इंडियन ओपिनियन की बात करें। तो ये सारी चीज़ें हमारे एथिक्स के पेपर के लिए इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। तो इतना ही था जो हमें गांधी जी के बारे में पता होना चाहिए फॉर एथिक्स पेपर। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। तो स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू मैंशन वन थिंग अबाउट डॉक्टर BR अम्बेडकर, दैट he is declared as number 1 scholar in the world by कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है,
उन्होंने इनको नंबर 1 डिक्लेयर किया है, नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड एंड ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी. सो दिस इज़ हिज ग्रेटनेस एंड दैट इज़ वाई ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नॉट ओनली फॉर एथिक्स पेपर बट ऑल्सो फॉर GS2. GS2 में भी कंक्लूजन के अंदर इनकी बहुत सारी कोटेशंस कहें या फिर इनके जो थॉट्स थे टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इनके बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं. तो इनका बर्थ हुआ 14 अप्रैल 1891 में इन द फैमिली ऑफ विच हिज फादर वॉज ऑन द पोस्ट ऑफ सूबेदार इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड आई थिंक दैट वॉज द ओनली रीज़न कि इनको थोड़ा बहुत पढ़ाई करने को उस टाइम मिल गया. अदरवाइज़ अगर आप उस टाइम का स्टेटस देखें एज़ पर द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जो हॉरिबल कंडीशंस थी उस टाइम पर सोसाइटी की, और उस टाइम पे इन्होंने फाइट बैक किया और इस तरीके से इतने ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद ये उस स्टेज में पहुँचे कि वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी इनको इस तरीके से रिकॉग्नाइज़ करती है. इनका स्टैचू भी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में. और इम्पॉर्टेंट बात कि इनकी जो बायोग्राफी है उसको भी वहाँ पर सेपरेटली पढ़ाया जाता है. तो दैट इज़ हिज ग्रेटनेस एंड दैट इज़ वाई वी आर डेलिंग हिम इन दिस पेपर एज वेल. तो इनका और इम्पॉर्टेंट रोल जो रहा है हम सभी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इनका क्या रोल रहा है. RBI फॉर्मेशन में भी इनका इम्पॉर्टेंट की रोल रहा है. फाइनेंस कमीशन भी इन्होंने ही इस्टेब्लिश की थी बिकॉज इन 1951 ही वॉज द लॉ मिनिस्टर अंडर द दैन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. तो जवाहरलाल नेहरू जी के रिजीम के अंदर ये लॉ मिनिस्टर थे और उसी टाइम फाइनेंस कमीशन इन्होंने इस्टेब्लिश करवाई थी. इसके साथ ही साथ हम और बात करें तो हिंदू कोड बिल जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बिकॉज ये बात करता था लीगलाइज करने की, डाइवोर्स को अपोज करता था, पॉलीगैमी को, और कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर एक तरीके से लीगल राइट की बात करें जो डॉटर्स को दे रहे थे इनहेरिटेंस के लिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए ये सपोर्ट कर रहे थे हिंदू कोड बिल में. बट ड्यू टू सम रीजंस ये उस तरीके से तो नहीं, एज इट इज़ तो नहीं पास हो पाया. बट बाद में इन 1955 और 1956 डिफरेंट एक्ट्स के अंदर इसके जो अंदर कंटेंट था या इसके अंदर जो प्रोविजंस थे वो पास हुए. फॉर एग्जांपल हिंदू सक्सेशन एक्ट आया 1956 में, हिंदू मैरिज एक्ट आया उसके बाद 1955 में, या फिर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया 1956 में. इस तरीके से जो आगे एक्ट आए उनके अंदर इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया. तो ये था हिंदू कोड बिल के बारे में. इसके बाद हम बात करेंगे कि नवयान और भीमयान या फिर न्यू व्हीकल क्या था, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से रिलेटेड है. अब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जब बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया तो सेम एज इट इज़ जैसा बुद्धिज़्म था उस टाइम उसको नहीं एक्सेप्ट किया. एज वी ऑल नो कि हीनयान और महायान दो अलग से डिफरेंट सेक्ट्स थे बुद्धिज़्म के अंदर उस टाइम, या फिर एक और आप कह लें तो तांत्रिसिज्म जो था, खैर उसको तो इंक्लूड नहीं करते. अब बात करें हीनयान और महायान, तो इन्होंने ना हीनयान को एक्सेप्ट किया ना महायान को एक्सेप्ट किया, बल्कि इनके अंदर जो अच्छी अच्छी टीचिंग्स थी महायान और हीनयान के अंदर उसको लेकर के इन्होंने सिर्फ उन्हीं को लिया और नवयान बनाया. और इसके अंदर नवयान के अंदर जो था ना, इन्होंने ऐसी चीज़ों को रिजेक्ट किया जो इनको अनरीजनेबल लगती थी या इलॉजिकल लगती थी, या जो भी ऐसी चीज़ें थी जो ट्रांसेंडेंटलिज्म को प्रमोट करती थी. फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बुद्धा का जो रिनंसिएशन था या फिर महाविनिशीकरण जिसको कहते हैं, ग्रेट गोइंग फोर्थ जो था बुद्धा का, या फिर फोर ग्रेट सिंस जिनको कहते हैं कि बुद्धा जी ने पहले एक एजड पर्सन को देखा, फिर एक सिक पर्सन को देखा, फिर उसके बाद डेड बॉडी देखी, और फिर इसके बाद एक एस्थेटिक एक सन्यासी को देखा. इस तरीके से उन्होंने जब इन सारी चीज़ों को देखा इन सीक्वेंस, तो फिर उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही महाविनिशीकरण किया. बट अम्बेडकर जी कहते हैं ये बिल्कुल गलत स्टोरी है, बिकॉज वो कहते हैं कि एकदम से इंस्टेंटली ऐसे माइंड चेंज नहीं होता.
उन्होंने बताया कि कैसे ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई राजा रहा हो और उसको आज तक अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिली हों। ये कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, बल्कि ये कहते हैं महाविनिशीक्रमण का जो रीज़न था वो बहुत सारे रीजंस धीरे धीरे इकट्ठे होते रहे, एक जगह पे एक्यूमुलेट होते रहे। उसके बाद ही बहुत सारे रीजंस के बाद आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने डिसीजन लिया था महाविनिशीक्रमण का, रिनंशिएशन का। तो इस तरीके से ऐसी स्टोरीज़ को जो इनको अनरीजनेबल लगती हैं उनको एलिमिनेट करते हैं बुद्धिज़्म से, और जो बुद्धिज़्म अपनाते हैं उसको फिर नवयान कहा जाता है, या फिर भीमयान, या फिर न्यू वेकिल, या फिर न्यू बुद्धिज़्म के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये था इनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि कौन सी टीचिंग्स किस तरीके से हम इनको एथिक्स के पेपर में या फिर GS2 के पेपर में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब इनकी जितनी भी कोटेशंस हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मार्वेलस है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कोटेशन ली है जो GS पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाउ एवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, इफ़ दोज हु आर इम्प्लीमेंटिंग आर नॉट गुड इट विल प्रूव टू बी बैड। हाउ एवर बैड अ कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, इफ़ दोज हु आर इम्प्लीमेंटिंग आर गुड इट विल प्रूव टू बी गुड। तो इस तरीके की कोटेशंस। और चाहे बात करें आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी विद द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस वुमेन हैव अचीव्ड, तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का लीडर ना देखते हुए उन सभी के लिए एक लीडर कह सकते हैं, या फिर टॉर्च बियरर कह सकते हैं उन सभी के लिए who has been deprived of his or her rights। उस हर एक इंसान के लिए ये एक टॉर्च बियरर है, एक लीडर है जो डिप्राइव किया गया है उसके राइट से। अब चाहे यहाँ पर कोई कम्युनिटी हो, कोई पर्सन हो, या कुछ भी हो, ये हमेशा बात करते थे इक्वालिटी की, लिबर्टी की, फ्रेटर्निटी की। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत इंटेलेक्चुअली, रीजनेबली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे इन्होंने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इनकी कोशिश रही है प्रमोट करने की, वो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, या फिर जितने भी ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो एक इंसान को और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, एक इंसान को उसके पोटेंशियल को रियलाइज़ करवा सकते हैं। सेम एज इट इज़ जैसा हमने डॉक्टर अमर्त्य सेन के बारे में पढ़ा, तो उसी तरीके से ही प्रैक्टिकलिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, टू बीइंग प्रैक्टिकल इन आवर लाइफ। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनका रोल रहा है, टू टीच एवरीवन कि आपको प्रैक्टिकल हमेशा रहना चाहिए लाइफ के अंदर। अब ये चीज़ें हमें और अच्छे से समझ में आएंगी जब हम बात करेंगे गांधी वर्सेस अंबेडकर जो डिबेट है, किस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं और किस तरीके से बीइंग एन एस्पिरेंट या फिर बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, एक आम इंसान की तरह आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना है जहाँ पर वर्सेस लगा हो। ठीक है, आप हमेशा एक पढ़े लिखे इंसान की तरह अगर इसका आंसर देंगे तो कभी भी डायरेक्टली आप ये नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि विराट कोहली और MS धोनी, बताओ इनमें कौन बेस्ट है, तो कई लोग जो होते हैं वो नॉर्मली कह देते हैं कि मुझे या फिर MS धोनी पसंद है या फिर विराट कोहली। लेकिन अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके से डायरेक्टली आपको आंसर कभी नहीं देना जब भी आपसे किसी के बीच में कंपैरिजन पूछा जाए या किसी एक चीज़ को चूज़ करने के लिए बोला जाए, जब तक कि स्ट्रिक्टली आपको ऑर्डर ना हो कि किसी एक को चूज़ करना है, तब तक आप किसी एक को चूज़ नहीं करेंगे। इनफैक्ट यू हैव टू गिव योर आंसर इन अ लॉजिकल मैनर। अब हम वही समझेंगे कि किस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है इन मेंस या फिर इंटरव्यू तो किस तरीके से इसका आंसर देना है। अच्छा, पहले गांधी वर्सेस अंबेडकर करने से पहले एक बार इसी एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, बिकॉज मुझे लगता है इस एग्जाम्पल से बहुत ईजिली ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो जस्ट वेट अ मिनट। तो अब इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, विराट कोहली वर्सेस MS धोनी। आई होप आप सभी इन दोनों के बारे में जानते हो, बिकॉज दीज टू आर रिलेटेड टू क्रिकेट। इफ़ यू हैवेंट सीन एवर क्रिकेट दैन सॉरी फॉर दिस, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल know about
दीज टू पर्सन्स, तो दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल। तो विराट कोहली और एम एस धोनी की जब भी डिबेट होती है ना, और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ इन दोनों में बेस्ट प्लेयर कौन है, फिर आपके हिसाब से बेस्ट कौन है, तो आप बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन इसका आंसर इस तरीके से नहीं देंगे कि मुझे तो ये पसंद है या फिर ये पसंद है, विराट कोहली पसंद है या फिर एम एस धोनी है। आप इस तरीके से इसको लॉजिकली डिफाइन करेंगे, बिकॉज आप सबसे पहले ये चीज़ देखो ना कि यार किसी भी चीज़ के बीच में जब आप कंपैरिजन करते हो तो बैकग्राउंड, बिना बैकग्राउंड के आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? एब्स्ट्रैक्टली तो आप नहीं कर सकते ना कंपैरिजन, यू मस्ट हैव अ बैकग्राउंड टू कंपेयर समथिंग। दैट इज़ वाई आप इसको इस तरीके से लॉजिकली आंसर दोगे कि अगर आप फिनिशर की तरीके से किसी को देखते हो दोनों में से, तो आप एम एस धोनी को सेलेक्ट करोगे, एम एस धोनी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप एक तरीके से विकेट कीपर की तरह देखते हो तो एम एस धोनी बेस्ट है। अगर आप एक फील्डर की तरीके से देखते हो अपार्ट फ्रॉम विकेट कीपर, देन विराट कोहली मेरे लिए बेस्ट है। फिटनेस लेवल की बात करते हो तो दोनों ही अपने आप में बहुत ही आगे निकल चुके हैं फिटनेस के लेवल पे, दोनों को कंपेयर करना मुश्किल है। लीडर की तरीके से बात करेंगे तो किसी को पसंद है एग्रेशन जो विराट कोहली के अंदर है, किसी को पसंद है कामनेस जो एम एस धोनी के अंदर बहुत अच्छे से समाई हुई है। तो लीडरशिप की बात करेंगे, किसी को विराट कोहली अच्छा लग सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रेशन, यू मस्ट हैव अ बैकग्राउंड, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दीज वर्ड्स। की एग्रेशन की बात करेंगे, अगर आपको एग्रेशन पसंद है तो विराट कोहली की कैप्टनसी आपको बहुत अच्छी लगती होगी, और जिस किसी को कामनेस कूलनेस पसंद है उसको एम एस धोनी की कैप्टनसी बहुत अच्छी लगती होगी। अगर आप एज ए बैट्समैन की बात करेंगे तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि विराट कोहली इज़ द बेस्ट बैट्समैन और बेटर बैट्समैन दैन एम एस धोनी, बिकॉज इनका आप एवरेज देखोगे ना, रिकॉर्ड्स की भी बात होती है, आप रिकॉर्ड अगर चेक करोगे तो विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है एज़ कम्पेयर टू एम एस धोनी। तो यहाँ पे कोई पार्शैलिटी वाली बात नहीं है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड यू हैव टू गिव योर आंसर। ओके, अब बात करें ओवरऑल, अगर आप बेस्ट प्लेयर भी अगर आपसे कोई पूछता है ना कि नहीं बस बेस्ट प्लेयर बताओ, इन सारे बैकग्राउंड मुझे नहीं बताने, तब भी आप इस चीज़ को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि इवन आईसीसी अनाउंसेस देयर बेस्ट प्लेयर एवरी ईयर, यानी कि हर साल बेस्ट प्लेयर चेंज हो जाता है। अब क्यों हो जाता है, इसका रीज़न है ना, बिकॉज बैकग्राउंड, हर साल कौन प्लेयर कैसा खेलता है, कैसी कंडीशंस थी उस साल, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर इस साल कोई बेस्ट प्लेयर हो गया तो लाइफ टाइम तक वही बेस्ट प्लेयर रहेगा, नहीं होता ना, हर साल चेंज होता है। तो इसी वजह से चेंज इज़ द इजेंस इन नेचर, दैट इज़ वाई आप स्ट्रांगली आर्ग्यू नहीं कर सकते कि दिस पर्सन इज़ द बेस्ट, यू मस्ट हैव अ बैकग्राउंड टू गिव योर आंसर। तो अब वापस हम उसी क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा गांधी वर्सेस अम्बेडकर था। बहुत इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से लॉजिकली आपको इसको लेके चलना है। जब भी गांधी वर्सेस अम्बेडकर की बात करेंगे आप 3-4 पॉइंट्स पे बात करिए और उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन हम देंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 4 पॉइंट ले रहा हूँ, उसके बाद फिर हम कंक्लूड करेंगे कि किस तरीके से आप इसको डिबेट को कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पंचायत की। तो पंचायत के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी जी फेवर करते थे पंचायत को, पंचायती राज को, पंचायती सिस्टम को। उनको लगता था एज़ पर हिम, इनकी ओपिनियन थी कि पंचायत शुड बी द बेसिस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज़। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवर करते थे पंचायती राज को, पंचायत सिस्टम को। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, बी आर अम्बेडकर जी इसको फेवर नहीं करते थे। अब इसका रीज़न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसलिए फेवर नहीं करते थे बिकॉज उनको पता था कि उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसा मैंने बताया प्रैक्टिकलिटी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। वो जानते थे कि पंचायत के अंदर जो पंच बनते हैं, जो प्रधान बनता है, जो 5 पंच होते हैं गांव के अंदर, क्योंकि सोसाइटी उस टाइम पर ऐसी थी, और जो 5 पंच होते थे वो मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टाइम जो होते थे वो अपर कास्ट, सो कोल्ड अपर कास्ट के पीपल होते थे। और हमेशा जो सो कोल्ड लोअर कास्ट थी उनके राइट्स को हमेशा डिप्राइव कर दिया जाता था, उनको हमेशा डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को झेलना पड़ता था। सो दैट इज़ वाई उनको डर था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को डर था अगर ऐसा हो जाता है तो कभी भी जो सो कोल्ड लोअर कास्ट हैं उनको अपने राइट्स नहीं मिल पाएंगे और हमेशा वो इसी तरीके से दबे कुचले रह जाएंगे। दैट इज़ वाई वो फेवर नहीं करते थे पंचायती राज सिस्टम को। वो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एनालिटिकल अप्रोच के साथ इस चीज़ को एनालाइज करके देखते थे कि सोशल
सोशली जो उस टाइम पे सोसाइटी थी उतनी एजुकेटेड नहीं थी, और जो प्रैक्टिसेस थी टुवर्ड्स कास्ट सिस्टम वो अभी के तभी भी उस टाइम भी वैसी की वैसी थी। दैट इज़ वाई वो अपोज किया करते थे। और इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आइडियोलॉजी के बेसिस पे बात करें तो आइडियोलॉजी के अंदर जो महात्मा गांधी जी हैं, आप उनके बारे में कह सकते हैं कि वो आइडियलिस्टिक टाइप के इंसान थे। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में आप बोल सकते हैं क्योंकि ये रियलिज़म के ऊपर बिलीव करते थे, ये आइडियलिज़म के ऊपर बिलीव करते थे। अब आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं विद द एग्जाम्पल ऑफ विजन एंड मिशन। अब गांधी जी जो थे वो हमेशा एस्पायर करते थे, उनका एक विज़न था। विज़न दोनों के पास था, अम्बेडकर जी के पास भी और महात्मा गांधी जी के पास भी। अब विज़न उनका क्या था, इक्वालिटी का था, या फिर स्टेटस को अपलिफ्ट करना था डाउन ट्रोडन्स के, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इन दोनों के पास मिशन था, विज़न था, यानी कि एक सोच थी, एक आइडिया था जिसको एस्पायर करते थे। लेकिन अब जब मिशन की बात आती है, मिशन इन द सेंस, विज़न जो होता है वो आपका आइडिया होता है जो आप अचीव करना चाहते हो, और मिशन जो होता है हाउ टू रियलाइज़ दैट आइडिया, मतलब आप किस बात को चुनते हैं उस आइडिया को रियलाइज़ करने के लिए। जो मिशन था ना, गांधी जी का जो मिशन था वो भी आइडियलिस्टिक था, यानी कि वो सोचते थे कि बाय चेंजिंग द माइंड एंड हर्ट ऑफ ऑल अदर पर्सन दे विल अचीव देयर आइडिया। बट जो अम्बेडकर जी थे वो कहते थे जो मिशन है ना, इट मस्ट बी रियलिस्टिक, यानी कि आप ऐसा मिशन रखिए ना जिसको आप अचीव कर सकें। तो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा अम्बेडकर जी ध्यान देते हैं, मिशन के ऊपर, यानी कि टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। आइडियलिज्म, आइडिया होना, विजन होना अच्छी बात है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए जो आपका मिशन होना चाहिए वो रियलिस्टिक इन नेचर होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका मिशन भी आइडियलिस्टिक हो, जहाँ पर आप ये सब सोचो कि आप सभी इंसानों का जो माइंड है और हार्ट है उसको चेंज कर दोगे। तो ये इनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंस था। अब इसके बाद बात करेंगे, ये और अच्छे से भी आपको समझ में आता चला जाएगा इन 2 पॉइंट्स के अंदर। अब कास्ट के बारे में अगर बात करते हैं, जस्ट वेट, या फिर एक और बात कह सकते हैं कि अगर गांधी जी को आप कह सकते हैं इन अ वे, एक तरीके से कंजर्वेटिव, टिल्टेड टुवर्ड्स कंजर्वेटिव अप्रोच, और अम्बेडकर जी को आप कह सकते हैं लिबरलिस्ट, एक तरीके से लिबरल। अम्बेडकर जी को कह सकते हैं उनका टिल्ट लिबरल साइड था और गांधी जी का कंजर्वेटिव्स की साइड था। तो इस तरीके से भी आप इसको कह सकते हैं आइडियोलॉजी के बेसिस पे। अब कास्ट के बारे में देख लेते हैं। तो कास्ट सिस्टम पर गांधी जी के व्यूज़ थे, ये सपोर्ट करते थे वर्ण सिस्टम को, कहते थे कि इंटीग्रल पार्ट है हिंदुइज्म का। और जहाँ पर अम्बेडकर की बात करें तो इन्होंने पहले डिफाइन किया कि कास्ट होती क्या है, वर्ण क्या होता है, अनटचेबिलिटी क्या है, और इसके बाद इन सारी चीज़ों को डिफाइन करने के बाद इन्होंने इस चीज़ को इसके अगेंस्ट रहे कास्ट सिस्टम के, और एनहिलेट करना चाहते थे कास्ट सिस्टम को फ्रॉम द हिंदू रिलीजन। इसके बाद गांधी जी जो थे वो कहते थे कि अबॉलिशन नहीं होना चाहिए, बल्कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर होना चाहिए, स्वधर्म पालन, यानी कि जो भी जो काम कर रहा है उसके अंदर उसकी डिग्निटी होनी चाहिए, ना कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। बल्कि अम्बेडकर कहते थे अबॉलिशन होना चाहिए कास्ट सिस्टम का। अब दोनों के अपने अपने रीजंस हैं। गांधी जी कहते थे कि ये वर्ण सिस्टम जो है, वर्ण सिस्टम से ही कास्ट सिस्टम जुड़ा हुआ है, एज वी ऑल नो कि वर्ण सिस्टम जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये ट्रांसफ़र करता है हेरिडेटरी स्किल, नंबर 1 पॉइंट की हेरिडेटरी स्किल्स को ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद रेगुलेट करता है एंडलेस कंपटीशन को, जो एंडलेस कंपटीशन होता है सोसाइटी के अंदर टू गेट पावर या फिर किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। फिर तीसरा रीज़न ये देते थे कि इस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या और सारी करप्शन या फिर जितनी भी चीज़ें वो सारी कम हो जाएंगी, बिकॉज पहले से सबको डिफाइन होगा कि ये इंसान यही काम कर सकता है। तो ये इनका आर्ग्यूमेंट था गांधी जी का टू सपोर्ट वर्ल्ड सिस्टम। अम्बेडकर जी कहते थे कि ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज इससे क्या होगा, स्टैग्नेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी होगा। कास्ट आइडेंटिटी हमेशा ओवर पावर करती है नेशनल आइडेंटिटी को। ईवल ऑफ अनटचेबिलिटी जर्मिनेट होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है लोअर कास्ट का। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्होंने बात कही वो ये कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल,
ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा लड़ते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इट इज़ अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, अगेंस्ट द आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। इकोनॉमिकली ऑल्सो, अम्बेडकर जी कहते थे, इकोनॉमिकली ऑल्सो इट डिस्करेजेस एंट्रप्रेन्योरशिप एंड क्लास मोबिलिटी एज वेल। सो ये अम्बेडकर जी के रीजंस थे टू एनहिलेट अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये इन दोनों के व्यूज़ थे। और इन माई ओपिनियन एज वेल, तो गांधी जी जो सोचते थे वो बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक चीज़ों को सोचते थे। वो बात करते थे कि जो अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें हैं ये किस तरीके से एलिमिनेट हो सकती हैं फ्रॉम द सोसाइटी। ये कहते थे, जैसे इन्होंने टर्म कॉइन किया हरिजन्स, फिर इन्होंने बात की ब्रैड लेबर की कि हर इंसान अपने काम को, मतलब अपनी बेसिक नीड की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको खुद करेगा, किसी दूसरे से नहीं करवाएगा। डिग्निटी ऑफ लेबर होनी चाहिए, ट्रस्टीशिप, इकोनॉमिक वेल्थ होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी को एक तरीके से कर्स ऑन ह्यूमैनिटी इन्होंने कहा था। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो थी जिसको गांधी जी कहते थे टू एलिमिनेट अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट गांधी जी भी थे, बट नॉट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, वो अगेंस्ट थे अनटचेबिलिटी का। और उसी के लिए इन्होंने ये हरिजन्स, डिग्निटी ऑफ लेबर, ब्रैड लेबर कॉन्सेप्ट, स्वाधर्म पालन, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की। लेकिन इनकी जो अप्रोच रही वो थोड़ी आइडियलिस्टिक है। ये कहते थे थोड़ी अजीब सी बात है कि कास्ट सिस्टम रहे बट अनटचेबिलिटी नहीं रहेगी। कास्ट सिस्टम को फेवर करते थे, अनटचेबिलिटी को अपोज करते थे। तो एक तरीके से पैराडॉक्स था अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं अभी तक एनालाइज कर पाया हूँ इनको बहुत ज़्यादा रीड करने के बाद। तो एक पैराडॉक्स दिखाई देता है गांधी जी के इस पॉइंट ऑफ व्यू में कास्ट सिस्टम के लिए जो था उनका। तो ये था। बट जो अंबेडकर जी हैं वो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को। वो देख रहे हैं कि आइडियली चीज़ें ठीक है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आपको कुछ ऐसे लॉज की ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा प्रैक्टिकल आपको कुछ करना पड़ेगा जिससे इंस्टेंटली भी इससे रिलीफ मिले। ऐसा ना हो कि सदियाँ लग जाएं लोगों का माइंड चेंज करने में, और उन सदियों के बीच में जो सो को लोअर क्लास है, उसको सो को लोअर कास्ट है, उसको बहुत ही ज़्यादा डिप्राइवेशन या डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़े। सो इंस्टेंटली भी कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए। दैट इज़ वाई वो कहते थे अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम इज़ नेसेसरी टू एलिमिनेट अनटचेबिलिटी एज पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ये बात बहुत ही जायज़ भी है, बिकॉज गांधी जी कहते थे कि हेरिडिटरी स्किल्स प्रमोट होंगी। बट आप खुद सोचिए, आप एक एग्जाम्पल को अभी लेके देखो, हम अभी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज की। अगर आप इस चीज़ को, गांधी जी के व्यू को इस तरीके से लेके चलो ना कि जो इंसान अभी आईएएस है उसी का बेटा बाद में जाके आईएएस बनेगा, गांधी जी इस तरीके की बात को अकॉर्डिंग टू मी प्रमोट कर रहे थे। अगर इसको इस तरीके से एनालॉजिकली रिलेट करें कि आईएएस का बेटा ही आईएएस बनेगा, तो हम जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको कोई राइट नहीं है आईएएस बनने का। तो इस तरीके की बात, एक तरीके से पैराडॉक्स दिखाई देता है गांधी जी की बातों में विद रिस्पेक्ट टू कास्ट सिस्टम ओनली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ माई पर्सनल व्यू कि इस तरीके से उनकी बातों में कास्ट सिस्टम के लिए पैराडॉक्स दिखाई देता है, बल्कि अंबेडकर बहुत ही प्रैक्टिकली इस चीज़ को सोचते हैं, और दैट इज़ वाई वो कास्ट सिस्टम को एनहिलेट करने की बात करते हैं। तो ये व्यू था इन दोनों का कास्ट सिस्टम के बारे में। अब इसके बाद देखते हैं सबसे बाद में स्टेट के बारे में। गांधी जी कहते थे, एनार्किस्ट थे गांधी जी, एक तरीके से एनार्किज्म को प्रमोट करते थे, यानी कि स्टेट के अगेंस्ट थे गांधी जी। वो कहते थे कि गांधी जी बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, और वो कहते थे स्टेट बिना वायलेंस के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, बिकॉज स्टेट को फोर्स इस्तेमाल करनी ही पड़ती है टू इम्प्लीमेंट हिज और हर, टू इम्प्लीमेंट हिज लॉस। ठीक है, दैट इज़ वाई ही वॉज अगेंस्ट स्टेट। बल्कि अंबेडकर जी जो थे, अंबेडकर जी हमेशा फेवर करते थे स्टेट को, बिकॉज उन्हें पता है कि स्टेट ही है जो, अब गांधी जी अंबेडकर जी के माइंड से अगर देखोगे, उनके शूज़ में अगर अपने पैर रख के देखोगे, तो उनकी सोच थी कि अगर स्टेट रहेगी तो तभी जो डाउन ट्रोडन्स हैं उनको उनके राइट्स मिल पाएंगे। जितनी भी इनजस्टिसेस हैं ऑन द नेम ऑफ रिलीजन या फिर रिचुअल्स, वो सारे तभी ख़त्म हो पाएंगे जब स्टेट होगी, बिकॉज तभी सभी को इक्वल राइट्स मिल पाएंगे, जस्टिस मिल पाएगा और बहुत सारी चीज़ें। दैट इज़ वाई ही वॉज इन सपोर्ट ऑफ स्टेटमैनशिप। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंबेडकर जी स्टेटमैनशिप को प्रमोट किया करते थे। फाइनली
अब हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिबेट कर सकते हैं, गांधी वर्सेस अम्बेडकर की बात हो या फिर गांधी जी और भगत सिंह जी के बारे में अगर बात हो, लेकिन अगर आपको 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट भी लिख दिए अगर आपने मेंस में या फिर किसी को बता भी दिए इन इंटरव्यू तो सफिशिएंट है। उसके बाद जैसे आप इसको कंक्लूड कर दीजिए, ज़्यादा इसको एलेबोरेट मत कीजिए टॉपिक को, बिकॉज जितना आप एलेबोरेट करते जाएंगे उतना चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी और आपके लिए ये ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। सो दैट इज़ वाई इसको जल्दी से जल्दी अब हम भी कंक्लूड कर देते हैं। तो इसके कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे कंपैरिजन हो या वर्सेस दिया हुआ हो, कि वी कांट से हु वॉज द ग्रेटेस्ट, रादर वी कैन से दैट बोथ ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ग्रेटनेस इटसेल्फ, बोथ वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड हाईली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया एज हिगेलियन डायलैक्टिक मेथड। जैसा मैंने आपको वेस्टर्न थिंकर्स के अंदर पढ़ाया था हिगेलियन डायलैक्टिक मेथड, वो इसीलिए पढ़ाया था ताकि हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकें। अब डायलैक्टिक मेथड ये कहता है हीगल का कि एवोल्यूशन के लिए थीसिस और एंटी थीसिस का होना बहुत ज़रूरी है फॉर इवोल्यूशन। उन दोनों के सिंथेसिस से ही फिर इवोल्यूशन होता है। अगर एंटी थीसिस ही नहीं होगा तो इवोल्यूशन हो ही नहीं पाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न आई यूज्ड his dialectical method here, as Hegelian dialectic method advocates that it is important for evolution having thesis and antithesis at the same time, because हम जैसा जानते हैं कि गांधी और अंबेडकर दोनों ही इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर्स रहे और सेम टाइम पे रहे। अगर दोनों सेम टाइम पे नहीं होते तो हो सकता था कि किसी एक की आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा प्रमोट हो जाती, बहुत ज़्यादा प्रमोट हो जाती और एक्सट्रीमिटीज़ पर पहुंच जाती, तो हो सकता था कि वो डेंजरस हो जाता फॉर इंडिया। लेकिन हमें यहाँ पे कंक्लूड करना है तो इस तरीके से ही कर सकते हैं। आई होप कि आपके पास भी बहुत अच्छा कंक्लूजन हो सकता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर कंक्लूड करूँगा तो इसी तरीके से करूँगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गांधी वर्सेस अम्बेडकर डिबेट एंड ऑल अबाउट this particular series of ethics theoretical portion। तो इस लेक्चर के साथ I will take your leave from this theoretical portion of GS paper 4 that is ethics। I hope थोड़ा बहुत ही आपको मदद कर पाए। अगर आप रिलीजियसली बहुत अच्छे से ये सारे लेक्चर्स देखते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ इन्हीं लेक्चर से। आप अगर कंटिन्यूसली भी एक टारगेट सेट करके चलते हो आफ्टर प्रीलिम्स एज वेल कि आप इतने दिन में इसको कवर कर लोगे, तो मैक्सिममली आप 10 दिन के अंदर, आई थिंक 10 दिन के अंदर आप सारे के सारे लेक्चर देख सकते हो और नोट्स भी बना सकते हो, और यही सफिशिएंट है थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए। इससे ज़्यादा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फॉर थ्योरी। सो टेक केयर, बाय बाय, एंड if you haven't subscribed then please do subscribe and share these lectures with all those aspirants who are seriously preparing for UPSC. Okay, so take care, bye bye.